नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज बात होगी उन मुद्दों की जो सिस्टम पर सवाल भी खड़े करते हैं और सत्ता, सुरक्षा और सियासत तीनों की परीक्षा भी लेते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे दिल्ली की तंग गलियों में आधी रात चले बुलडोजर की, उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की जहां 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे, और आज बात होगी जेएनयू की जहां नारे अब बहस नहीं बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं, और आखिर में बात होगी उत्तर प्रदेश की उस हाई सिक्योरिटी जेल की जहां कंबल से बनी रस्सी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन इन सभी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 20 अफसरों के तबादले, लखनऊ कमिश्नरेट से हटे अमित अपर्णा बने संयुक्त पुलिस आयुक्त। रूस ने वेनेजुएला तट के पास भेजी अपनी पनडुब्बी, अमेरिका से बड़ा तनाव। आतिशी के खिलाफ हो क्रिमिनल केस, दिल्ली सरकार के मंत्री की डिमांड। सुप्रीम कोर्ट में अब कल होगी स्टे डॉग्स मामले की सुनवाई, कपिल सिब्बल ने दी दलीलें। दिल्ली में फैज इलाही मस्जिद पथराव की साजिश के एंगल से भी होगी जांच, बोली दिल्ली पुलिस। जेएनयू नारेबाजी को लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को दी तहरीर, होगी जांच। अमेठी में 2 पहिया वाहन और ट्रक की आमने सामने से टक्कर, 2 लोगों की मौत। सुकमा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 7 महिलाएं भी शामिल। सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी आज भी महंगी, 1,25,139 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 102 अंक टूटा, निफ्टी 26,140 पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के खास मुद्दे की। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जहां भी अतिक्रमण है उसका सिर्फ एक इलाज है, बुलडोजर। जी हां, दिल्ली की तंग गलियों में आधी रात बुलडोजरों की गूंज सुनाई दी। नींद में डूबी पुरानी दिल्ली और अचानक हालात बेकाबू हो गए। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम पर पथराव हुआ, जहां पथराव की बरसात में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यह विरोध था या साजिश, और क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिंसा भड़की। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल दिल्ली के संवेदनशील इलाके तुर्कमान गेट में मंगलवार देर रात हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध ढांचों को ढाने के लिए की जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। रात करीब 1 बजे एमसीडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के लिए 10 से 17 बुलडोजर, जेसीबी मशीनें और 70 से ज्यादा डंपर तैनात किए गए थे। एमसीडी के 150 से अधिक कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवान, जिसमें 9 जिलों के डीसीपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF भी मौके पर मौजूद थी। शुरुआत में पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, हाई कोर्ट का आदेश दिखाया गया, जिसके बाद कई लोग वहां से वापस लौट गए। लेकिन कुछ देर बाद अचानक भीड़ का एक हिस्सा वापस लौटा और पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि इलाके में धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगी। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को हालात संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और कुछ जगह पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं इस हिंसा में 4 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। खास बात यह है कि कई पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम पहन रखे थे। इसके अलावा तुर्कमान गेट और आसपास लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। इन्हीं फुटेज के आधार पर अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं DCP सेंट्रल नितिन वालसन का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर, 5 लोगों को हमने डिटेन। वहीं पुलिस और एमसीडी दोनों ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद को बिल्कुल नहीं तोड़ा गया है। कार्रवाई केवल मस्जिद के आसपास बने अवैध ढांचों पर हुई, जिसमें एक बारात घर का हिस्सा, कुछ अवैध दुकानें, एक दवा की दुकान, पार्किंग एरिया और फुटपाथ का अतिक्रमण शामिल है। ये सभी निर्माण सरकारी जमीन पर पाए गए थे और इनके खिलाफ पहले से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। वहीं हाईकोर्ट का आदेश क्या था, ये भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर 2025 को तुर्कमान गेट के पास 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। ये आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर दायर किया गया था। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे चुनौती दी, लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तुर्कमान गेट और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार गश्त जारी है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जाहिर है कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन कानून के काम में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। तुर्कमान गेट की गलियों में हालत भले ही शांत हो गई हो, लेकिन सीसीटीवी और बॉडी कैम में कैद तस्वीरें अब कई चेहरों का सच सामने लाने वाली हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हां, राज्य भर से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा नाम कटने वाला जिला बना है लखनऊ, जहां 30% से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवाना ने विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के बाद राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा नए वोटरों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा है। वहीं नई मतदाता सूची में इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए कि इससे राजनीतिक हलचल तेज होना तय माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन आंकड़ों में मुस्लिम बहुल जिलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का डंडा मुस्लिम जिलों पर ज्यादा चला।
राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां अकेले 12 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, यानी कि लगभग 30% मतदाता सूची से बाहर हो गए। लखनऊ में पहले कुल 39,94,000 वोटर थे, लेकिन अब सिर्फ 27,94,000 वोटर ही बचे हैं। इसका मतलब है लगभग 12 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जांच के बाद उसके नाम फिर से जोड़े जा सकते हैं। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। वही नाम कटने के मामले में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। हैरानी की बात यह है कि धार्मिक नगरियों में भी बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे शहरों में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। जिलेवार अगर आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ में 12 लाख नाम कटे, गाजियाबाद में 8 लाख से ज़्यादा, बलरामपुर में 4 लाख, गोरखपुर में 6,45,000, अयोध्या में 3,37,000, प्रयागराज में 11,56,000, वाराणसी में 5,73,000, मथुरा में 3,73,000, आगरा में 8,36,000, बरेली में 7,14,000 नाम काटे गए। वहीं ये नाम क्यों हटाए गए, इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका निधन हो चुका है, जो स्थायी रूप से किसी अन्य जिले या राज्य में चले गए हैं, जिनका नाम 2 जगह पंजीकृत था, जिन्होंने जनगणना फॉर्म नहीं भरा है, उनका नाम SIR से हटाया गया है। ऐसे में अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या अपना नाम जोड़ने सुधारने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है और नया नाम जोड़ना है तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा, और अगर किसी का नाम हटाने का अनुरोध करना है तो आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। साथ ही नाम, उम्र, पता या अन्य जानकारी सुधारने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। वहीं फॉर्म जमा करने के लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा, और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अपने बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाना होगा। वहीं इन आंकड़ों को देखकर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका फायदा किसे होगा। ऐसे में आइए आपको ये भी बता देते हैं, इन नामों के कटने से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। दरअसल SIR प्रक्रिया के दौरान ये दावा किया गया कि हर 5वां वोटर फर्जी पाया गया और इसे मतदाता सूची से हटा दिया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, बलरामपुर, कानपुर नगर, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, शाहजहांपुर, बरेली की कुल 74 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिली थीं। आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। अब इन जिलों में बड़ी संख्या में वोटर कम हुए हैं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के 5 मुस्लिम बाहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में मुस्लिम मतदाता 40 से 50% तक हैं। इन जिलों में करीब 20% वोटर कम हुए हैं। इन 5 जिलों में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में इनमें से 11 सीटें एनडीए को, 17 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली थीं। उस समय आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। अब जब मुस्लिम बाहुल जिलों में इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान या फायदा पहुंचाता है। ऐसे में अगर आपने अब तक वोटर लिस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, ड्राफ्ट लिस्ट चेक करें। अगर आपका नाम गायब है तो तय समय के भीतर फॉर्म भरकर अपना लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित करें, क्योंकि वोट सिर्फ एक नाम नहीं, आपकी आवाज़ है और इस आवाज़ का रिकॉर्ड सही होना ज़रूरी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर सियासी संग्राम देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU की, जहां बहस होती है विचारों की, लेकिन इस बार विवाद पहुंच गया सड़कों से संसद तक।
5 जनवरी की रात 2020 के हमले की बरसी पर हुए प्रदर्शन में कुछ नारे लगे और अब वही नारे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर नारेबाजी हुई, वीडियो वायरल हुआ। वहीं एबीवीपी ने देश विरोधी सोच का आरोप लगाया। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन सख्त हुआ और मामला पुलिस के पास पहुंचा। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर जेएनयू में ऐसा क्या हुआ, किसने क्या कहा और अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में बनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। 5 जनवरी देर शाम साल 2020 में जेएनयू कैंपस में हुए हिंसक हमले की 6ठी वर्षी पर छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने नारेबाजी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया। नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। पहले आप भी ये वीडियो देख लीजिए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने नारेबाजी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। एबीवीपी का कहना है कि ये नारे हिंदू धर्म के प्रति नफरत दिखाते हैं और इसे संगठन ने आतंकी तक करार दे दिया है। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए जेएनयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा ने कहा कि जो भी नारे लगाए गए वे वैचारिक थे, किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया। वहीं जेएनयू प्रशासन ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार है, लेकिन यूनिवर्सिटी को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जा सकता। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि, गैर कानूनी व्यवहार या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरी हुआ तो सस्पेंशन, निष्कासन और स्थायी रूप से यूनिवर्सिटी से बाहर करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, जेएनयू के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बसंत कुंज थाने के एसएचओ को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि फिलहाल दिल्ली पुलिस लीगल ओपिनियन ले रही है और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें, ये मामला अब छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया है। जी हां, वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने नारे लगाने की कड़ी आलोचना की है। सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, भारत के लिए पैसे से पढ़कर विदेशी मानसिकता रखने वाले से देश को सावधान रहना चाहिए। सुनिए दयाशंकर ने क्या कुछ कहा। देखिए, जेएनयू में भारत के पैसे से पढ़ते हैं और विदेशी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे नारे ठीक नहीं हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले से क्यों चुप थी? कहीं ये सब राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं किया गया?
कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर जेएनयू सवालों के घेरे में है, जहां एक तरफ छात्र इसे वैचारिक विरोध बता रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन और राजनीतिक दल इसे देश की मर्यादा से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये नारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आते हैं या कानून की चौखट पर जिम्मेदारी तय करेंगे। जेएनयू से उठी ये आवाज़ फिलहाल थमी नहीं है और इसका अगला अध्याय पुलिस और कानून तय करेगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के एक हाई सिक्योरिटी जेल से हैरान करने वाली खबर सामने आई। कन्नौज जिला जेल में कड़ी सुरक्षा और ऊंची दीवारों के बावजूद 2 कैदी फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि कैदियों ने ठंड से बचाव के लिए मिले कंबलों को काटकर रस्सी बनाई और उसी रस्सी के सहारे करीब 22 फुट ऊंची जेल की दीवार फांदकर भाग निकली। वहीं घटना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि कैसे जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। दरअसल जेल में दोपहर के समय कैदियों की नियमित गिनती की जा रही थी। गिनती के दौरान 2 कैदी कम पाए गए। शुरुआत में जेल कर्मचारियों को रिकॉर्ड में गलती की आशंका हुई, लेकिन जब बैरिकों की तलाशी ली गई तो सच्चाई सामने आ गई कि दोनों कैदी बैरक से गायब थे। इसके बाद पूरे जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं मिला। जांच आगे बढ़ी तो जेल की पिछली दीवार के पास कंबल से बनी रस्सी और दीवार पर चढ़ने के साफ निशान देखने को मिले। वहीं ये खुलासा हुआ कि दोनों कैदियों ने कई दिनों की मेहनत से ठंड के लिए बने कंबलों को धीरे धीरे काटकर उनके टुकड़े किए, फिर उन्हें जोड़कर एक मजबूत रस्सी तैयार की। किसी को शक न हो इसके लिए उन्होंने पूरी सावधानी बरती और मौका मिलते ही 22 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। वहीं फरार कैदियों में एक जून में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था और दूसरा दिसंबर से पॉस्को एक्ट के तहत जेल में बंद था। दोनों कैदी एक ही बैरक में बंद थे, जिससे ये आशंका और मजबूत हो गई है कि फरारी की योजना पहले से ही बनाई गई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार खुद जिला जेल पहुंचे। उन्होंने जेल परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही जेल अधीक्षक और स्टाफ से पूछताछ भी की। डीएम ने साफ कहा कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार कैदियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेकिंग की जा रही है। जाहिर है इस घटना ने कन्नौज जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि 22 फीट ऊंची दीवार के बावजूद फरारी कैसे? कंबल काटे जाने की भनक स्टाफ को क्यों नहीं लगी? क्या रात की निगरानी में लापरवाही हुई? क्या सीसीटीवी कैमरे सही से काम नहीं कर रहे थे? इन सभी मुद्दों पर अब प्रशासन गहन जांच कर रहा है। अब देखना होगा कि कब तक दोनों कैदी दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचते हैं और किस पर गिरती है इस लापरवाही की घास। तो आज की खबरों में आपने देखा कहीं बुलडोजर के सामने कानून की परीक्षा, कहीं वोटर लिस्ट में लोकतंत्र की कसौटी, कहीं यूनिवर्सिटी में विचार बनाम विवाद और कहीं जेल की दीवारें लांघती सिस्टम की लापरवाही। सवाल कई हैं और लेकिन जवाब अभी भी बाकी है। हम इन तमाम सवालों पर नज़र बनाए रखे हैं। हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।